नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मुझे YouTube पर एक ऐसा वीडियो देखने को मिला जिसमें प्लिंथ बीम को सीवेज के पाइप्स डालने के लिए बीच में से काट रखा था। मित्रों, मैंने यह चीज कुछ सालों पहले अपने पड़ोस में भी देखी थी कि बीम काटकर पीवीसी पाइप्स डाले जा रहे हैं, या कई लोग ऐसा भी करते हैं कि कास्टिंग के समय ही बीम में पाइप डाल देते हैं। दोस्तों, मेरे मन में बहुत दिनों से यह बात थी कि मैं इस पर अपने चैनल पर बात करूंगा, क्योंकि मित्रों ऐसी हरकत देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है और मुझे उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आता है जिसने ऐसा गंदा काम करके पूरी बीम की ऐसी तैसी कर दी। मित्रों, किसी भी कॉलम या बीम को इस प्रकार काट देना घटिया क्वालिटी के काम का परिचय देता है। यदि मित्रों उसे बीम काटनी ही थी तो उसने बीम डाली ही क्यों? क्योंकि दोस्तों एक बार बीम के इस प्रकार कटने के बाद उसका बीम वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं रहता। आप उसे बीम नहीं, एक प्रकार का शोपीस कह सकते हैं। अब कई लोग जो कम पढ़े लिखे हैं वह ये कहते हैं कि हम फिर से बीम को रिपेयर कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी बीम, चाहे प्लिंथ बीम हो या ग्राउंड बीम हो या फिर टाई बीम हो, वह यदि इस प्रकार से काट कर डैमेज कर दी जाती है तो वह कभी रिपेयर नहीं हो सकती है। उसमें आप भले ही उस हिस्से को कितना भी रिपेयर कर लीजिए, लेकिन उसमें वो वाली बात नहीं रहती जो कि पहले थी। क्योंकि मित्रों यह वो वाला काम हुआ कि जैसे कोई डॉक्टर किसी की टांग तोड़कर उसे वापस से जोड़ दे। तो ऐसे में जिस प्रकार उस जुड़ी हुई टांग में मजबूती नहीं रहती, उस प्रकार बीम में भी वह मजबूती नहीं रहती। क्योंकि दोस्तों बीम को काटने या छेड़ने से उसकी सारी कैलकुलेशन बदल जाती है, और यदि कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो इस प्रकार की बीम कोई काम नहीं करेगी। मतलब दोस्तों पैसा खर्च करने वाले ने पता नहीं कितनी रात दिन एक करके उस पैसे को कमाया होगा, पर जिसने भी ये किया है उसने कुछ पल में ही उस पैसे को बर्बाद कर दिया। दोस्तों हर आदमी आरसीसी का फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इसलिए बनवाता है क्योंकि भले ही उसमें थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन उनकी फैमिली और उनके घर में आने वाली फ्यूचर जनरेशन एकदम सेफ रहे। अब दोस्तों हम कुछ लोगों को ये सब बातें समझाते हैं तो कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि सर कुछ नहीं होगा, हम 10 साल 15 साल से ऐसा काम करते आ रहे हैं लेकिन आज तक एक भी घर नहीं गिरा। तो दोस्तों मैं उन लोगों को एक चीज उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा कि दोस्तों जब आप लोग गाड़ी खरीदते हो तो आप एयरबैग्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे क्यों देते हो? हालांकि दोस्तों अभी के टाइम तो सरकार ने एयरबैग्स को मैंडेटरी कर दिया है, लेकिन पहले यह अपनी चॉइस पर डिपेंड करते थे कि आप कितने एयरबैग वाला मॉडल खरीदना चाहते हैं। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसे अपने साथ साथ अपने फैमिली की सेफ्टी की भी चिंता है, वह ज्यादा एयरबैग के लिए हायर मॉडल खरीदता था। दोस्तों वह ऐसा क्यों करता था? क्योंकि वह चाहता था कि यदि कभी भी दुर्घटना हो तो शायद एयरबैग की वजह से हमारी फैमिली बच जाए। और ऐसे में जब उसको पता चले कि उसने जिस एयरबैग्स के लिए पैसे दिए हैं वह एक्सीडेंट होने पर खुले ही नहीं, और उस कारण से उसका कोई भी फैमिली मेंबर गंभीर रूप से घायल हो गया है, तो सोचो उसे कैसा लगेगा। उसी प्रकार आपके कॉलम और बीम भी एक प्रकार के सेफ्टी फीचर है। दोस्तों कॉलम बीम बनवाने से ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा कमाल हो जाएगा। हो सकता है कि 15-20 साल तक तो आपको पता भी ना चले कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में फर्क क्या होता है। लेकिन भगवान ना करे यदि 15-20 साल के बाद भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे मान लीजिए कोई तेज मैग्नीट्यूड का भूकंप आ गया, ऐसे में यदि आपकी प्लिंथ बीम एयरबैग की तरह फेल हो गई तो बहुत ज्यादा मात्रा में जान माल की हानि हो सकती है। इसलिए कभी भी अपने आरसीसी के ढांचे के साथ किसी को भी मजाक ना करने देवे, क्योंकि दोस्तों प्राकृतिक आपदा का कोई पता नहीं है। हो सकता है कि आने वाले 50 साल में भी कोई भूकंप ना आए, लेकिन यह भी हो सकता है कि किस्मत खराब हो तो घर बनने के 6 महीने के भीतर भी भूकंप आ सकता है। दोस्तों मेरी सलाह आपको यह रहेगी कि आप एक बार भुज के भूकंप के बारे में गूगल पर सर्च कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि यह कितनी गंभीर बात है। अब दोस्तों यह तो जान लिया हमने दुष्परिणाम, अब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि दोस्तों पाइप देना भी बहुत जरूरी है और हम बीच में से बीम को काट भी नहीं सकते। ऐसे में ऐसा क्या करें कि पाइप भी निकल जाए और बीम भी सलामत रहे? तो दोस्तों लोग जनरली कास्टिंग के टाइम ही पाइप्स को बीम में डलवा देते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इस तरीके को भी गलत मानता हूं, क्योंकि दोस्तों यह भी बीम को काटने जैसा ही है। इसलिए आपको काम शुरू करने से पहले ही एक बार साइट का सर्वे करके सीवर लाइन का लेवल पता कर लेना है कि वह कितनी ऊपर है। और ऐसे केस में यदि सीवर लाइन ऊपर हो तो हम प्लिंथ बीम की हाइट को ज्यादा ले सकते हैं। कुल मिलाकर सीवर लाइन तक हमारे घर में से स्लोप मेंटेन होना चाहिए ताकि गंदगी बहकर सीधी सीवर लाइन में निकल जाए। इसलिए यह प्लानिंग आपको काम शुरू करवाने से पहले ही कर लेनी है कि हमारी सीवर लाइन का लेवल कितना है, और जब हम उस तक पाइप देंगे तो हमें अपनी बीम को काटने की जरूरत तो नहीं होगी। मतलब कि हमारे सारे पाइप प्लिंथ बीम के नीचे वाली ब्रिक वॉल से निकल जाएंगे या नहीं,
दोस्तों यदि आपको प्लिंथ बीम की हाइट थोड़ी बढ़ानी भी पड़े तो बढ़ा दीजिए। मतलब कि दोस्तों आप लोग प्लिंथ लेवल को थोड़ा ऊपर ले सकते हैं, लेकिन बीम को इस प्रकार से काटिए मत। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा मोटिव किसी को बुरा भला कहना नहीं है। मेरा यह वीडियो आम जनता की भलाई के लिए बनाया गया है, ना कि किसी ठेकेदार या मिस्त्री को गलत सिद्ध करने के लिए। और यदि कोई ठेकेदार या मिस्त्री मेरी यह वीडियो देख रहा हो जो कि ऐसे काम करता हो, तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया ऐसे काम ना करें जो कि किसी के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उससे आपकी भी इमेज खराब होती है। तो मित्रों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।